नमस्कार। तो सीरीज़ की अगली वीडियो है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पहला है हमारा, उपन्यास चल रहा है। देखिए उपन्यास पूरा ख़त्म करेंगे आज। जितने भी प्रश्न आए हुए हैं विगत परीक्षाओं में, तो उसके सारे प्रश्न इसमें दिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि काशीनाथ सिंह द्वारा लिखित उपन्यास उपसंहार की कथावस्तु है। देखिए जो उपसंहार की कथावस्तु है वो महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण का जीवन है। जो आंसर इसका बी है वो होगा। काशीनाथ सिंह के बारे में दिया गया है, महाभारत युद्ध के बाद जीवन, कृष्ण भगवान की जीवनी के पर आधारित कथावस्तु है इसमें। अब अगला देख लेते हैं। अगला, अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक हैं। देखिए जो अपने अपने अजनबी हैं उस उपन्यास के लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। इनका पूरा नाम भी आता है, ऐसे भी आप लोग याद कर सकते हैं। और भी इनके बारे में थोड़ा डिटेल दिया गया है, उसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं। अच्छा देखिए इसमें अब दे रहा है मिलान करना है ना, तो देख लेते हैं। अच्छा एक मिनट। जो अलमा कबूतरी है वो है मैत्री पुष्पा का। छप्पर है जयप्रकाश करदम। हाँ, छप्पर जयप्रकाश करदम। मुक्ति पर्व है, हाँ मुक्ति पर्व है मोहनदास नेमिश्राण है। आवा चित्रा मुदगल की, ठीक है। तो क्या होगा इसका, अब देख लेते हैं इसका क्या है आंसर। इसका मतलब ए का है तुम्हारा तीन है किसी में, हाँ तो लास्ट में है, डी है आंसर इसका। अलमा कबूतरी है मैत्री पुष्पा का, छप्पर है जयप्रकाश करदम का, और मुक्ति पर्व है मोहनदास नेमिश्राण, आवा हैं चित्रा मुदगल। शेखर एक जीवनी को मैं हिंदी के 5 सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासों में मानता हूँ। प्रसिद्ध उपन्यास शेखर एक जीवनी के संदर्भ में यह सूक्तिपरक अभिमत इनमें से किसका है। अच्छा पहला है रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर राम कमल राय, और तीसरा देख लेते हैं थोड़ा विद्यानिवास मिश्र और नामवर सिंह। नामवर सिंह का है कथन, देख लीजिए इसमें दिख भी गया है। तो यह कथन किसका है, नामवर सिंह का। आगे थोड़ा सा और अगला प्रश्न देख लेते हैं हम कि समाज में उपेक्षित भंगियों के जीवन गाथा तो किस में है ये, नाच्यो बहुत गोपाल में है। देख लीजिए थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ सकते हैं आप लोग। अमृतलाल नागर का है नाच्यो बहुत गोपाल। बुनकर के जीवनों के बारे में बताया गया ना। तीसरी सप्ताह उपन्यास, तो तीसरी सप्ताह गिरिराज किशोर का है, तीसरी सप्ताह असलाह। आगे अगला पढ़ लेंगे हम। देखिए ढाई घर बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास हैं इनके। जुगलबंदी, ढाई घर, और देख लेंगे इसमें और भी दिया गया है। कहानी संग्रह भी, नीम के फूल, ये भी देख सकते हैं आप लोग, अपने हिसाब से पढ़ लीजिए आप। इसके बाद 30 40 50, 30 40 50 प्रभाकर माचवे का है। आगे अगला प्रश्न आप लोग बताइएगा, नहीं तो मैं मेरे पास रामचंद्र शुक्ल भी है, उसका भी मैं आपको करा सकता हूँ डिस्क्राइब करके। उसको तो पूरा किताब उसकी जो PDF है उसको पढ़ाना चाहता हूँ मैं। आप लोग अपने कमेंट में बताइएगा कि क्या रामचंद्र शुक्ल भी पढ़ाई जाए। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पहले फांस उपन्यास के लेखक हैं, तो फांस किसकी है, संजीव की है फांस उपन्यास। अगला इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल दिया गया है, उसे आप लोग पढ़ सकते हैं, देख लीजिए। अच्छा कौन सा उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है। देखिए कमलेश्वर का काली आंधी, डांग बंगला, कितने पाकिस्तान, ये है। चौखट नहीं है, चौखट कमलेश्वर का नहीं है उपन्यास, आप लोग इसे देख सकते हैं। चंद हसीनों के खतूत, तो चंद हसीनों के खतूत है पंडित बेचन शर्मा उग्र। आगे थोड़ा जल्दी पढ़ लेते हैं, ज़्यादा हमारे प्रश्न कवर हो जाएंगे। तो किस भाषा में उपन्यास को कादम्बरी कहते हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण भैया ये, मराठी भाषा में कादम्बरी कहा जाता है। देखिए इस गुजराती में नवल कथा कहते हैं,
तमिल में पता नहीं, संस्कृत में तो इसे उपन्यास ही कहते हैं शायद। आगे देख लेंगे थोड़ा सा डिटेल इनके बारे में। हाँ, अगला, उपन्यास और उपन्यासकार की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है कह रहा है। अच्छा, नीला चाँद शिव प्रसाद सिंह का सही है। महाभोज मनु भंडारी का है भैया, यही गलत हो गया, तो आंसर हमारा बी है। उसके बाद क्या देखना, अजय की डायरी देवराज की किस विधा की कृति है? तो है तो अजय की डायरी नाम से देवराज की है कृति, तो क्या है? उपन्यास है अजय की डायरी नाम के। बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा प्रश्न देखने को मिलता है। तो अजय की डायरी से देखिए पहला आंसर क्या दे रखा है, इसका आंसर पहला ए में क्या दे रखा है कि डायरी। तो हमारा ध्यान उस टाइम पे ऐसा रहता है कि अजय की डायरी दिया है तो सीधे डायरी पे टिक नहीं करना है हमको, उपन्यास है इसका आंसर। अगला प्रश्न देख लेंगे, औपन्यासिक कृति घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दगत करने का प्रयत्न है। कौन है? शेखर एक जीवनी है, अज्ञे जी ने लिखा था जो, उसको एक रात में घनीभूत, मतलब वो कहते हैं कि एक रात में ही जो उन्होंने विजन देखा था उसको ही शब्दबद्ध करने का प्रयत्न किया था उन्होंने। आगे पढ़ लेते हैं, और ये लोग, आप लोग देख सकते हैं इसको, जो भी दिया गया है इसके बारे में डिटेल। यह पथ बंधु था किसका है? नरेश मेहता का है उपन्यास, ये है आंसर इसका। आगे भी और भी है इनके, नदी यशस्वी है, प्रथम फाल्गुन, उत्तर कथा भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसे भी आप ये लोग याद कर सकते हैं। नदी यशस्वी है भी। डूबते मस्तूल नरेश मेहता का बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसमें से कौन सा उपन्यास प्रेम विवाह और सेक्स से संबंधित है? तो क्या है? कंकाल है। कंकाल किसका है? जयशंकर प्रसाद का। ये देख लीजिए आप, प्रेम विवाह और सेक्स से संबंधित, जिसमें समाज की त्याज्य, अवैध और अज्ञात कुलशील संतानों की कथा कही गई। अच्छा हाँ, दुखम सुखम बहुत महत्वपूर्ण है, दुखम सुखम है ममता कालिया का। आगे चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं, थोड़ा इधर है। हाँ, ये देखिए दुखम सुखम उपन्यास और भी दे रखे हैं। और क्या है? नरक दर नरक, और एक पत्नी के नोट्स बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार आया हुआ भी है, इसे आप लोग याद कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन उपन्यास एवं उपन्यासकार का युग्म सही नहीं है कह रहा है? अच्छा, नहीं है ना। महाभोज मनु भंडारी का ठीक है, आमा चित्रा मुद्गल का है, ठीक है। तत्सम राजी सेठ का है, तत्सम तो राजी सेठ का है। तमस है वो है भीष्म साहनी का, है तमस। मुझे सूरज चाहिए, हाँ यही होना चाहिए फिर, क्योंकि मुझे चाँद चाहिए है जो सुरेंद्र वर्मा का है उपन्यास, वो है मुझे चाँद चाहिए। सुरंग में सुबह, तो सुरंग में सुबह किसकी रचना है? उपन्यास मिथिलेश्वर की है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो आप लोग बताइएगा, चिंतन करिएगा कि क्या रामचंद्र शुक्ल को भी पढ़ाया जाए, पूरा डिटेल पढ़ाएंगे उसको डिटेल में, और जल्दी से जल्दी ख़त्म करने का कोशिश करेंगे कि 2 महीने में, करीब 1-1.5 महीने में, 2 महीने में ख़त्म हो जाए। सुरेंद्र वर्मा कृत प्रसिद्ध उपन्यास मुझे चाँद चाहिए की नायिका कौन है? तो इसकी नायिका हैं, जिसने पढ़ा होगा ये उपन्यास उसी को पता होगा, वर्षा वशिष्ठ है इसकी नायिका। आगे देख लेते हैं हम, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल है। हाँ तो चलिए, मुझे चाँद चाहिए उपन्यास के लेखक, अच्छा हाँ, तो मुझे चाँद चाहिए सुरेंद्र वर्मा भैया, बी है आंसर इसका। अभी हमने पढ़ा था इससे पहले। शेष कादम्बरी, देखिए शेष कादम्बरी बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है। शेष कादम्बरी अलका सरावगी, शेष कादम्बरी उषा प्रेमवदा, आंसर बी है इसका। अच्छा हाँ, अलका सरावगी हैं यार, सॉरी आंसर डी है, अलका सरावगी है। शेष कादम्बरी अलका सरावगी बहुत महत्वपूर्ण है भैया, उषा प्रेमवदा लग गया था मुझसे, तो अलका सरावगी है, उषा प्रेमवदा का नहीं है भैया, फिर से मुंह से निकल रहा है। तो अलका सरावगी का है शेष कादम्बरी। लालटीन की छत बहुत महत्वपूर्ण है, लालटीन की छत निर्मल वर्मा का है उपन्यास। और भी उपन्यास इनके देख लीजिए, एक चित्रा सुख, रात का रिपोर्टर, अंतिम अरण्य, वे दिन बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखेंगे अगला क्या है प्रश्न, लालटीन की छत, हाँ फिर से पढ़ ले भैया, निर्मल
वर्मा का है, डी है आंसर इसका। देखिए ये कितनी बार पूछा गया है तो इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत बार पूछा जाने के बावजूद। इसे अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग तरीके से पूछा गया है। देखिए अब क्या पूछा गया है, वे दिन जो था निर्मल वर्मा का था ना, तो किस गद्य विधा की रचना है, ये उपन्यास की है। देखिए हमको इसमें सरल क्यों लग रहा है ये, क्योंकि हम पूरा उपन्यास का चैप्टर पढ़ लें तो सीधे हम उपन्यास लगा दे रहे हैं। तो वे दिन से हम, देखिए वे दिन ऐसा लग नहीं रहा है कि अगर वे दिन आएगा तो या संस्मरण होगा या यात्रा वृत्तांत होगा। अगर ये उपन्यास नहीं होता ना, जो हमारा चैप्टर चल रहा है उपन्यास, ये नहीं होता तो लगभग इसे संस्मरण या यात्रा वृत्तांत ही लगाते, क्योंकि वे दिन ऐसा लग रहा है कि घूमने के दिन कुछ संस्मरण या यात्रा वृत्तांत है उनका। तो मगर ये उपन्यास है, याद रखिएगा इसे। जैसे देवराज की डायरी है ना, नहीं देवराज की कृति क्या थी, वो कुछ डायरी लिखा हुआ था ना, तो डायरी नहीं होगा वो, उसका होगा आंसर उपन्यास था। कुछ डायरी, किसकी डायरी था वो, कलिराज की, नहीं कुछ सा निष्कवच, निष्कवच किसकी है, निष्कवच है तुम्हारी राजी सेठ, निष्कवच राजी सेठ का, डी होना चाहिए इसका आंसर। हाँ अगला, निम्नलिखित में से अमृत राय का उपन्यास है, अमृत राय का उपन्यास है कौन सा है, बीज है, बीज, नागफनी का देश आदि आदि, ये अमृत राय के उपन्यास है इसमें। हाँ देख लीजिए आप लोग अपने हिसाब से, आप इसको देख सकते हैं। दुख सुख दुख भी है, जुलूस, जुलूस किसका है, जुलूस उपन्यास है फणीश्वरनाथ रेणु का, जुलूस, डी। और भी इनका मेला आंचल बहुत महत्वपूर्ण है, मेला आंचल, परती परी कथा, पलटू बाबू रोड, दीर्घ तपा, बहुत बार पूछा गया। रेणु का अधूरा उपन्यास कौन सा है, राम रतन राय। तो ये भी याद कर लीजिए, ये राम रतन राय ना है जो फणीश्वरनाथ रेणु जी का अधूरा उपन्यास है, इसे आप लोग याद कर सकते हैं, अपने अनुसार टिक लगा सकते हैं। इसमें आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक किसे कहा जाता है, तो फणीश्वरनाथ रेणु में भैया, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार आता है ये, बहुत बार आता है, क्योंकि सरल प्रश्न है मगर बहुत बार आता है, बहुत बार पूछा गया, पता नहीं क्यों पूछता रहता है वो इसे बार बार। हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास, देखिए फणीश्वरनाथ रेणु का कौन सा था, मेला आंचल, तो फणीश्वरनाथ पहले उपन्यासकार हैं आंचलिक, तो उनका ही उपन्यास होगा ना पहला, मेला आंचल। अच्छा हाँ देखिए मेला आंचल आंचलिक है, मेला आंचल से आंचलिक ऐसे भी याद हो सकता है, आप लोगों को अपने हिसाब से भी याद कर सकते हैं आप। देखिए अब पूछ क्या रहा है प्रश्न, आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी से संबंधित है। अच्छा मेला, आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी से संबंधित है, तो ये हैं अमृत राय, सॉरी अमृत राय नहीं, शरदचंद्र चट्टोपाध्याय। और ये लिखा किसने था आवारा मसीहा, विष्णु प्रभाकर का था ना ये। हाँ देखिए शरदचंद्र की जीवनी से संबंधित है उपन्यास आवारा मसीहा, ये जीवनी पर एक उपन्यासकार है पहली बार। और अमृतलाल नागर की जीवनी क्या है, क्या कह रहे हैं, ज्ञानचंद्र जैन ने कथा शेष में अमृतलाल नागर की जीवनी लिखी। अच्छा आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारित है, फिर से पूछे, देखिए शरदचंद्र की है, शरदचंद्र चट्टोपाध्याय की, कितनी बार पूछा गया है। अगला प्रश्न, चतुरी चमार, बहुत महत्वपूर्ण है, चतुरी चमार निराला का है उपन्यास, बहुत कम उपन्यास लिखे हैं मगर उन्होंने, अलका अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती, कुली भाट वाला, काले कारनामे उपन्यास, इतनी इनके। और श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्य रूपांतरण करा था, तो किसने करा था, गिरीश रस्तोगी ने करा था, रंगनाथ की वापसी नाम से। अगला, राग दरबारी के रचनाकार तो श्रीलाल शुक्ल हैं भैया, अभी तो पढ़ा था हमने, श्रीलाल शुक्ल हैं इसका आंसर। श्रीलाल शुक्ल की रचना है तो कौन सी है, राग दरबारी, कितनी बार पूछा गया अलग अलग तरीके से परीक्षा में। निम्नलिखित में से श्रीलाल शुक्ल का कौन सा उपन्यास, राग दरबारी है भैया, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से उपन्यासों में श्रीलाल शुक्ल का कौन सा उपन्यास है। अच्छा अब अलग पूछ रहा है, सीमाएं टूटती हैं श्रीलाल शुक्ल का, राग दरबारी के अलावा ये भी तो है नाटक इनका। देखिए जैसे और क्या क्या है, इसे पढ़ लेते हैं। हाँ, सीमाएं टूटती हैं, विश्रामपुर का संत, राग विराग, पहला पड़ाव, आदमी का जहर, मकान, राग दरबारी, अज्ञातवास, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, सरकटी लाश, देखिए सरकटी लाश
गोपाल गहमरी की है। ये तो सरकटी लाश है। एक था कुछ लाश नाम से भी है, वो किसी और का है। तो आप लोग, सरकटी लाश है ये। और जिंदे की लाश, हाँ जिंदे की लाश किसकी है? ये तो गोपाल राम गहमरी की है। तो जिंदे की लाश है, याद नहीं आ रहा है अभी थोड़ा यार। सरकटी लाश और जिंदे की लाश, इन दोनों में से आप ही लोग याद कर सकें। झूला नट, देखिए झूला नट है वो मैत्री पुष्पा का है। झूला नट बहुत महत्वपूर्ण है। इदन नमम, अगन पाखी, अलमा कबूतरी, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। चौक, अलमा कबूतरी, इदन नमम, गुनाह बेगुनाह बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हें याद कर लीजिएगा आप। चौक देखिए फिर से पूछा गया है, तो चौक किसका होगा? मैत्री पुष्पा जी का होगा। कठ गुलाब, कठ गुलाब है मृदुला गर्ग का, कठ गुलाब। अच्छा, तो इसको आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं ना, जो गुलाब की पंखुड़ियाँ होती हैं वो कैसी होती हैं? मृदुल होती हैं। मृदुल मतलब बहुत कोमल होती है ना, आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, कठ गुलाब। आगे देख लेंगे अगला, मिलजुल मन। तो मिलजुल मन किसका है? मिलजुल मन है आपका मृदुला गर्ग का। महाभोज, तो महाभोज है उपन्यास मनु भंडारी का, और ये उपन्यास है और इसका ही नाट्य रूपांतरण कर रखा है उन्होंने महाभोज नाम से ही। आप लोग देख सकते हैं, राजेंद्र यादव एवं मनु भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास है। तो 1 इंच मुस्कान है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें से कौन सा सहयोगी उपन्यास है? 1 इंच मुस्कान, सी है इसका आंसर। आपका बंटी, आपका बंटी है, बंटी नहीं, आपका बंटी मनु भंडारी का है। आपका बंटी मनु भंडारी का बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है। आपका बंटी उपन्यास मन्नू भंडारी का है। ये है इसका आंसर। बहुत बार पूछा गया, देखिए पीजीटी 2010 में पूछा गया। जिंदगी नामा, ये तो कृष्णा सोबती का है, रचना उपन्यास है इसका। सूरजमुखी अंधेरे के, बहुत है जिंदगी नामा, और भी उपन्यास लिखे थे इनको। कृष्णा सोबती कौन सी कृति साझी संस्कृति पर है? तो जिंदगी नामा ही है, साझी संस्कृति पर आधारित है इनकी कृति। आगे, वैशाली की नगर वधू नामक उपन्यास के लेखक हैं। तो वैशाली की नगर वधू उपन्यास के लेखक थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। आगे बढ़ लेते हैं, और भी देख लीजिए इसमें ऐतिहासिक उपन्यासकार। वयम रक्षामोह भी है, बहुत महत्वपूर्ण है। वयम रक्षामोह भी इनका है, सोमनाथ भी इनका है। तो महत्वपूर्ण उपन्यास हैं इनके। आगे बढ़ लेते हैं, वैशाली की नगर वधू, देखिए चतुर्सेन शास्त्री, सी है इसका आंसर। अब मानस का हंस, तो जो मानस का हंस है उसके लेखक हैं अमृतलाल नागर। तो मानस के हंस में क्या होता है कि इन्होंने तुलसीदास के जीवन पर आधारित लिखा हुआ था। मानस का हंस उपन्यास जीवनी परक उपन्यास है ना, देख लीजिए, इसे पढ़ सकते हैं आप लोग अपने हिसाब से। इनमें से कौन सा उपन्यास जीवनी परक है? अच्छा, कलिकथा भाई पास, मृग नहीं आपका मंट, तो खंजन नयन है, अमृतलाल नागर का ही है यह भी। देखिए, जो ये था मानस का हंस तुलसीदास पे, और तो खंजन नयन है सूरदास का, सूरदास पर जीवनी परख है। इनमें से कौन सा उपन्यास राही मासूम रजा का द्वारा लिखित है? तो आधा गांव है, राही मासूम रजा का उपन्यास, बहुत महत्वपूर्ण है। आधा गांव किस विधा का है? उपन्यास विधा का है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें आपको सरल लग रहा होगा ये। आधा गांव उपन्यास कर लेते हैं क्योंकि उपन्यास चल रहा है हमारा, मगर प्रश्न आ गया परीक्षाओं में तो आप भूल सकते हैं, तो इसीलिए इसे ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिए। टोपी शुक्ला है, टोपी शुक्ला है राही मासूम रजा का। आधा गांव राही मासूम रजा का है, हमने पढ़ा तो था अभी, राही मासूम रजा, आधा गांव। अगला प्रश्न, आधा गांव के लेखक राही मासूम रजा, सी। आंचलिक उपन्यासकार हैं, अच्छा, तो इनमें से ना, इनमें से पूछ रहा है तो राही मासूम रजा है भैया। इनमें से तो अगर प्रथम पूछता तो फणीश्वरनाथ रेणु,
निम्नलिखित में से उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार हैं। तो देखिए इसमें राही मासूम रजा दिया गया है, इसका आंसर सी होना चाहिए। देखिए इसमें दिया भी गया है कि फणीश्वरनाथ रेणु सर्वप्रथम अपनी प्रथम कृति मैला आंचल 1954 में को ही आंचलिक उपन्यास के नाम से अभिहित किया था। आप लोग पढ़ सकते हैं इसको अपने अनुसार, अगर आप पढ़ना चाहें तो। कहाँ चला गया भैया? कहाँ था श्रीलाल शुक्ल? कौन सा पढ़ लिया था हमने क्या? ये श्रीलाल शुक्ल राग दरबारी? नहीं, हाँ यहाँ थे हम। ओहो सुरेंद्र वर्मा, मुझे चाँद चाहिए, वे दिन भी पढ़ लिया था। हाँ ये भी पढ़ लिया था। थोड़ा यार डिस्टर्ब हो गया, बैलेंस गड़बड़ हो गया। कौन सा है भाई आपका? बंटी नहीं, ये भी मानस कान से भी पढ़ लिया था। और कौन सा है? देश विभाजन, हाँ यहाँ पर से स्टार्ट है। देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है? तो देश विभाजन की त्रासदी है झूठा सच में वर्णित। बहुत महत्वपूर्ण है झूठा सच, यशपाल का। देख लीजिए यशपाल का है। और आप लोग इसको डिटेल इसकी है ना जो, इसको आप लोग पढ़िएगा ज़रूर, जिससे आपको आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। और तो होगा कुछ नहीं, बस हो गया, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। और जो पेपरों में अगर आ गया, टकरा गया, तो आप इसे कर लेंगे। झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं तो यशपाल बताया था ना अभी, यशपाल हैं इसके लेखक। बहुत महत्वपूर्ण है। सूरज किरण की छाँव, देखिए जो सूरज किरण की छाँव है ना, ये राजेंद्र अवस्थी का उपन्यास है, आप लोग इसे देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं? अरे भैया ये थोड़ा शायद दिख गया। बलचनामा है, वरुण के बेटे या वरुणा के बेटे है, रतिनाथ की चाची। परती परी कथा नहीं है। तो परती परी कथा किसकी है? फणीश्वरनाथ रेणु जी की है ना परी कथा। सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तो सांप्रदायिक समस्या पर उपन्यास लिखा गया है तमस है, भीष्म साहनी का है ना तमस। तत्सम है राजी सेठ का, इससे पहले आया था ना तमस, मैंने बताया था आपको। तमस भीष्म साहनी का है, तत्सम है राजी सेठ का। ऐसे ही है ना, दो एक जैसे। निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी ऐसी पुस्तक है जो भारत पाकिस्तान विभाजन को लेकर नहीं लिखी गई? अच्छा नहीं लिखी गई कह रहे हैं ना। तमस तो लिखी गई, कितने पाकिस्तान भी लिखी गई, आधा गाँव भी लिखी गई। राग दरबारी नहीं लिखी गई, श्रीलाल शुक्ल का है ना राग दरबारी। डी आंसर। हाँ। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास का कथानक भारत पाक विभाजन पर आधारित नहीं? झूठा सच है, आधा गाँव है, तमस है। फिर से वैसे ही पूछिए, कर्मभूमि नहीं है। कर्मभूमि प्रेमचंद्र का उपन्यास है। हाँ 1932 में लिखा गया ना प्रेमचंद्र द्वारा। पाप और पुण्य के चिरंतर नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? तो चित्रलेखा है भैया ये, भगवती चरण वर्मा का। देख लीजिए इसको, आपके मतलब की बात है। तो चलिए अगला है, चित्रलेखा किस औपन्यासिक कृति, किसकी भगवती चरण वर्मा है, अभी बताया था ना आपको। ए है आंसर इसका। अगला प्रश्न, बावन दास इसमें से किस उपन्यास का पात्र है? तो जो बावन दास है वो परती परी कथा का पात्र है। आगे बढ़ लेते हैं हम। गोबर प्रेमचंद्र की किस उपन्यास का पात्र है? तो गोबर है जो गोदान का है, सभी ने गोदान पढ़ा होगा लगभग। तो गोबर उसमें है। वर्ग वैषम्य एवं वर्ग चेतना प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का मूल आधार है? तो किसमें था ये? वर्ग प्रेम आश्रम में था। हाँ प्रेम आश्रम में, हाँ प्रेम आश्रम है ना इनका। हाँ आगे अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं जो इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। प्रेमचंद्र का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से प्रभावित है? तो जो गांधीवाद से प्रभावित है वो है रंगभूमि। रंगभूमि में एक सूरदास नाम का अंधा भिखारी था ना, जिसकी बहुत सारी ज़मीन थी। वो उसे फिर उसने गांधीवादी तौर पर ही गांधीवाद अपनाया था ना। उसने किसी को ज़्यादा तकलीफ़ नहीं दी, मगर अपने ही उसके आधार पर, गांधीवाद के आधार पर, उसके आधार पर ही अपनी ज़मीन छुड़वाई और भी
बहुत सारे कार्य किए उसने। रंगभूमि में सर्वहारा पूंजीपति के बीच संघर्ष, हाँ देख लीजिए इसको आप लोग। सूरदास प्रेमचंद्र की किस, मैंने बताया था ना आपको, रंगभूमि सूरदास था इसमें। अंधा भिखारी, सूरदास किस उपन्यास का पात्र है भैया? ए। कितनी बार पूछा गया देख लीजिए, एक ही प्रश्न को घुमा फिरा के। देखिए पीजीटी में पूछा गया है, कितना शानदार प्रश्न है। सूरदास प्रेमचंद्र के है रंगभूमि 77 का डी। सूरदास किस उपन्यास का चर्चित पात्र है रंगभूमि का? ये सी है आंसर इसका, चौगाने हस्ती। हाँ देखिए चौगाने हस्ती। अब ना ये जो प्रेमचंद्र के उपन्यास थे इनके दो नाम थे, पहले उर्दू में था, फिर इसको हिंदी में इन्होंने नाम दिया था, अलग नाम दिया था। तो क्या है चौगाने हस्ती किसका होगा? तो रंगभूमि है चौगाने हस्ती, जिसमें सूरदास था उसका ही नाम है। कितने तरीके से पूछ सकता है। देखिए आपको इनके उपन्यासों के नाम हिंदी में भी याद करने हैं और उर्दू में भी। उर्दू उपन्यास चौगाने हस्ती, रंगभूमि है चौगाने हस्ती, कितनी बार पूछा गया है। अगला प्रश्न, प्रेमचंद्र का एक सशक्त उपन्यास गोदान है। तो गोदान तो सामाजिक उपन्यास है, हाँ, क्योंकि उसमें समाज के बारे में ही ज़्यादा जानकारी दी गई है ना। निम्नलिखित में उपन्यासों में से प्रेमचंद्र का अंतिम उपन्यास है, हाँ, तो जो अंतिम उपन्यास है इनका गोदान है, 1936 में है ना। उसके बाद मृत्यु हो गई थी ना इनकी, इसीलिए। प्रेमचंद्र द्वारा उर्दू भाषा में लिखा गया उपन्यास बाजार हुस्न, अच्छा बाजार हुस्न इसका उर्दू नाम था और इसका हिंदी नाम था सेवा सदन, हिंदी में रूपांतरित था ना जो। अच्छा ये जो डिटेल दी गई है आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। हाँ हाँ देखिए प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया सेवा सदन है ना, जो हिंदी उपन्यास है, जिसे स्वयं प्रेमचंद्र ने हिंदी की बेहतरीन नोवेल कहा था। किसको? सेवा सदन को। क्योंकि सेवा करना ऐसे याद कर सकते हैं ना आप, देखिए सेवा करना एक बेहतरीन बात है ना, तो इसे बेहतरीन नोवेल कहा था प्रेमचंद्र जी ने, तो ऐसे याद कर लीजिए आप, बहुत महत्वपूर्ण है ये डिटेल जो आपको मिली है। गोदान उपन्यास है, तो गोदान यार गोदान तो यथार्थवादी था शुरू में वह, हाँ यथार्थोन्मुख आदर्शवादी, डी होना चाहिए इसका आंसर। प्रेमचंद्र में निम्नलिखित उपन्यासों को रचना के वर्ष के सिलसिलेवार क्रम में, अच्छा तो पहले था सेवा सदन, फिर था गबन, फिर गोदान लास्ट में ही था। लास्ट में खौ किस मारा है? बी है आंसर इसका भैया। ऐसे भी आप लगा सकते हैं ना, आपको कुछ नहीं आता है तो एक तो आता है कि सेवा सदन पहले था, गोदान सबसे लास्ट में था, तो इसका आंसर खौ है, बी मतलब, सॉरी बी। हाँ हाँ देख लीजिए सेवा सदन सबसे पहला उपन्यास है, हाँ ये भी याद कर लीजिए, 1918 में। और मंगलसूत्र अपूर्ण था। निम्नलिखित उपन्यासों का कालक्रम सही विकल्प चिन्हित कीजिए। देख लीजिए गोदान सबसे लास्ट में किसका है और फिर किसका है? प्रेमाश्रम, हाँ प्रेमाश्रम, गबन, कर्मभूमि। इसका आंसर सी होना चाहिए ना, हाँ सी होगा इसका आंसर, देख लेते हैं एक बार। हाँ मंगलसूत्र शीर्षक से अधूरा उपन्यास था ना, मंगलशीर्ष किसका था? प्रेमचंद्र जी का था। अधूरा उपन्यास अभी देखा हुआ है, बहुत बार आता है ये। अभी वैसे कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र का नहीं है? गोदान, सेवा सदन, कर्म। शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी है आपके अज्ञे जी का है। देखिए लिखा हुआ है शेखर एक जीवनी, मगर है उपन्यास। प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक हैं, तो प्रतिज्ञा किसने की थी? प्रेमचंद्र जी ने की थी प्रतिज्ञा, सी उपन्यास इनका ही है। वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता हैं, तो वीरांगना रामनरेश त्रिपाठी का वीरांगना उपन्यास। आप लोग इसे देख सकते हैं थोड़ा सा, वीरांगना उपन्यास बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसे देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ लेते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। भागवंती, तो भागवंती है आपका, भागवंती किसका है यार? सुदर्शन का है क्या? भागवंती, एक मिनट देख लेते हैं, थोड़ा मेरे को याद नहीं आ रहा है। हाँ सुदर्शन का है भागवंती, बहुत महत्वपूर्ण है भागवंती। वयम रक्षामहो, देखिए वयम रक्षामहो क्या है? उपन्यास है, अच्छा वयम रक्षामहो उपन्यास, हाँ
उपन्यास देख रहे हैं ना चतुरसेन शास्त्री का, और चतुरसेन शास्त्री का वैशाली की नगर वधू, वयम रक्षामो और भी देखा था ना हमने। निम्नलिखित कथाकृतियों में किसका संबंध काशी से नहीं है? तो काशी से किसका नहीं है? अलग अलग वैतरणी नहीं होगा इसमें, काशी काशी तो है, गली आगे मुड़ते भी है, झीनी झीनी बीनी चदरिया भी है, अलग अलग वैतरणी। डी होना चाहिए इसका आंसर ना, हाँ डी है इसका आंसर। आप लोगों को भी जो प्रश्न नहीं आ रहे ना उसे आप लोग नोट कर सकते हैं अपने नोटबुक में, ये आप लोग देख सकते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास अनामदास का पोथा में किस उपनिषद के सर्वाधिक स्थलों का प्रयोग हुआ है? तो कठोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद। इसका आंसर होना चाहिए छांदोग्य उपनिषद। ये जो ना अनामदास का पोथा, जो पोथा था अनामदास का, उसमें छांदोग्य उपनिषद के सर्वाधिक स्थलों का वर्णन किया गया है। आगे बढ़ लेते हैं। हाँ देख लीजिए इसको, डिटेल इसकी ना, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है परीक्षाओं में। अनामदास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं भैया, अनामदास का पोथा के। आगे बढ़ लेते हैं। हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है? अच्छा, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, यही है बी आंसर। बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी औपन्यासिक कृति है? किसकी? अरे हजारी प्रसाद द्विवेदी की है बाणभट्ट की आत्मकथा। बाणभट्ट की आत्मकथा देखिए, अगर यह प्रश्न अगर उपन्यास मैंने बताया नहीं होता तो आपको शायद आत्मकथा कर सकते थे आप सीधे आत्मकथा देख के। तो यह एक उपन्यास है, बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी। कितनी बार अलग अलग तरीके से पूछा गया है। देखिए बाणभट्ट की आत्मकथा क्या है? एक उपन्यास है। चारुचंद्र लेख के उपन्यासकार हैं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, आगे हमने पढ़ा था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस धारा के उपन्यासकार? किस धारा के? सामाजिक सांस्कृतिक धारा के थे, बी है आंसर। भट्टिनी किस उपन्यास की नायिका है? तो जो भट्टिनी है वो बाणभट्ट की आत्मकथा की हैं, तो भट्टिनी ऐसे याद कर लीजिए, भट्ट, बाणभट्ट और भट्टिनी। अगला प्रश्न, अरे भाई, हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों में प्रकाशन का सही अनुक्रम है? तो इनका होना चाहिए, बाणभट्ट की आत्मकथा है पहला, फिर चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, भी है आंसर इसका। आगे बढ़ लेते हैं हम। इसको आप, इसकी डिटेल को आप देख सकते हैं, जो आपकी परीक्षाओं में, आने वाली परीक्षाओं में सहायता करेगी बहुत। पंडित किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यास निम्नलिखित में से कौन नहीं है? अरे भैया अच्छा, तरुण स्वप्नी, रजिया बेगम व रंगमहल में हलाहल। भोजपुर का ढंग नहीं है। ये भोजपुर का ढंग किसका है यार, याद नहीं आ रहा है, मगर भोजपुर का ढंग मुझे याद तो था, अभी देख लेंगे भोजपुर का ढंग। हाँ देखिए, किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास नहीं है, बल्कि गोपाल राम गहमरी का है। हाँ, गोपाल राम गहमरी का इससे पहले एक हमने पढ़ लिया था ना, क्या सरकटी लाश भी तो पढ़ा था हमने, गोपाल राम गहमरी का। हाँ, आगे रजिया बेगम, तो रजिया बेगम किशोरीलाल गोस्वामी का है। रजिया बेगम किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास है, प्रसाद द्वारा रचित। इरावती तो अधूरा उपन्यास था भैया। और यह कैसा उपन्यास है? एक ऐतिहासिक उपन्यास है, इतिहास के बारे में बताया गया ना इरावती में। आगे देख लीजिए इसकी डिटेल, जो आपकी परीक्षा पास कराने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। जैसे प्रसाद के अधूरे उपन्यास, अरे भैया पहले ही बता दिया इसका आंसर, इरावती बता दिया था ना हमने पहले ही। कंकाल एक प्रकार से पाप और पुण्य की समस्याओं का उपन्यास है। इस कथन के समकक्ष जयशंकर प्रसाद के बाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास में इस समस्या को मुख्य रूप से, अच्छा, पाप और पुण्य की समस्या कंकाल में तो थी ही, जयशंकर प्रसाद के बाद चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा के उपन्यास में आया था ना पाप और पुण्य के बारे में। हाँ, कंकाल के बाद। निम्नलिखित में से मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार किसे कहा जाता है? अरे इसमें स्टार लगा रखा है, मगर हम इसका आंसर अगर देना चाहें, मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार ना,
तो मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार इसमें इलाचन जोशी, जैनेन्द्र कुमार अज्ञे, ये 3 तो हैं। मनोहर श्याम जोशी नहीं है मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार। तो ना इसमें इस प्रश्न को इस तरीके से अगर लिखते कि निम्नलिखित में से मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार कौन नहीं है, तो आ जाता मनोहर श्याम जोशी। इसीलिए इस प्रश्न को काटा है शायद, मतलब कुछ जैन तीनों मनोवैज्ञानिक। हाँ देखिए ना इसमें प्रश्न क्या दे रखा है कि तीनों है ना, उसमें नहीं आया शायद। गुलाम मंडी निर्मला भुराड़िया का है, बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है निर्मला भुराड़िया का, निर्मला भुराड़िया का। आगे आप इसके बारे में डिटेल इसको देख सकते हैं। दीवार में एक खिड़की रहती थी, विनोद कुमार शुक्ल का, डी। आंसर इसका डी है। यार ये थोड़ा स्क्रॉल करने में आप लोगों को शायद दिख जा रहा है। भूतनाथ उपन्यास के रचयिता हैं, तो जो भूतनाथ उपन्यास है वो देवकीनंदन खत्री का है उपन्यास, सी है आंसर इसका। गली आगे मुड़ती है, शिव प्रसाद सिंह, बी है आंसर इसका। और भी बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है अलग अलग वैतरणी। नीला चांद शिव प्रसाद सिंह का बहुत महत्वपूर्ण है भैया। ये देखिए नीला चांद, कहते ही नीला चांद आ गया, शिव प्रसाद सिंह। अच्छा इसमें है ही नहीं कोई। डी नूतन ब्रह्मचारी है बालकृष्ण भट्ट का, बालकृष्ण भट्ट, हाँ बाल मुकुंद गुप्त नहीं है। डी है आंसर इसका। आगे 100 अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक हैं, तो 100 अजान एक सुजान हैं बालकृष्ण भट्ट, उपन्यास है भैया इनका, देख लीजिएगा। नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है, बी है इसका। काला जल कथानक किस समस्या से संबंधित है? काला जल है किसका? सानी का है। गुलशेखर खां सानी का सांप्रदायिकता पर लिखा गया उपन्यास है। हाँ देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, काला जल ऐसे ही पूछ लिया जाता है ना, गुलशेखर खां सानी। आगे देख सकते हैं आप लोग अगला प्रश्न, इसके बारे में डिटेल देख लीजिए। सांप और सीढ़ी भी है, बहुत महत्वपूर्ण है, और भी डिटेल दिया गया है जो इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। काला जल देखिए अभी पूछा था ना, गुलशेखर खां सानी भी दिया गया है, तो आप लोग इसे। मृगनयनी उपन्यासकार वृंदावन लाल वर्मा भैया, बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसके बारे में और भी डिटेल दी गई है, जो बहुत महत्वपूर्ण है उसमें लगा देता हूँ। गढ़कुंडकार, कुंडलिनी चक्र, विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी। झांसी की रानी तो बहुत बार पूछा जाता है, उपन्यास है ये वृंदावन लाल वर्मा का। अगर झांसी की रानी कविता आ जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान का है। ठेठ हिंदी के ठेठ हिंदी नहीं होगा वही, अगर होना चाहिए तो ठेठ हिंदी का ठाठ होना चाहिए, हरियौत का नहीं, तो ये प्रश्न गलत हो जाएगा। गलत भी नहीं दे रखा, हरियौत लिखा है। अच्छा हाँ देखिए अगला प्रश्न कैसे लिखा है, ठेठ हिंदी का ठाठ ऐसे होना चाहिए ना, हरियौत। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौत इनका पूरा नाम है। पद्यात्मक भावभूमि पर श्यामा स्वप्न है ना, जो नामक उपन्यास, श्यामा स्वप्न है तो ठाकुर जगमोहन सिंह का है। ठाकुर जगमोहन सिंह भारतेंदु युग के थे, यहाँ कहाँ दे दिया। अच्छा ये तो सबके उपन्यास पूछ रहे हैं ना, हाँ ठीक है। अब लोग इसे देख सकते हैं डिटेल। ये देखिए भारतेंदु युग के थे ना। त्यागपत्र, तो त्यागपत्र है जैनेन्द्र का उपन्यास, और भी इनके उपन्यास बहुत महत्वपूर्ण हैं जिन्हें आप लोग यहाँ देख सकते हैं। मुक्तिबोध भी उपन्यास है इनका, और मुक्तिबोध एक कवि का नाम भी है। तो सुखदा विवर्त, जयवर्धमान होना चाहिए। तपोभूमि, सुनीता कल्याणी, परख, बहुत महत्वपूर्ण है इनके उपन्यास, मुक्तिबोध भी। और जबकि मुक्तिबोध ना, अच्छा मुक्तिबोध पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, किनको? जैनेन्द्र कुमार को। और मुक्तिबोध एक कवि भी हैं, मैंने आप बताया था ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का पहला उपन्यास, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने माना था परीक्षा गुरु को पहला उपन्यास। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास, देखिए परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास 1882। और भी डिटेल दी गई। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास, जो मौलिक उपन्यास कहेंगे तो ना परीक्षा गुरु को मानना है, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम डिटेल इनका।
परीक्षा गुरु को किस समालोचक ने हिंदी का प्रथम उपन्यास माना? अभी तो बताया था भैया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बता दो, कितने बार बताएंगे? बहुत बार पूछा गया। देखिए अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है ना, प्रश्न किस तरीके से पूछा जा रहा है। परीक्षा गुरु उपन्यास के लाला श्रीनिवास दास, बी है आंसर। परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रथम प्रकाशन 1882 में हुआ था प्रथम प्रकाशन। देवकीनंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने कहा था? अच्छा, रामचंद्र शुक्ल ने तो उसे कह दिया था, परीक्षा गुरु को, लाला श्रीनिवास। श्रीलाल शुक्ल ने कहा था इसका। देवकीनंदन खत्री जी का उपन्यास था ना जो चंद्रकांता, उसको डॉक्टर श्रीलाल शुक्ल ने प्रथम हिंदी का प्रथम उपन्यास माना था नहीं, मगर वो मान लिया इन लोगों ने। देखिए दे रखा है इसमें। और आगे हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास पूछेंगे तो हृदय हारिणी है। हृदय हारिणी ऐतिहासिक उपन्यास है भैया, किशोरी लाल गोस्वामी का। देखिए हृदय हारिणी को याद करने का ट्रिक बताऊं तो हृदय किसका हरा जाता है? किशोरियों का हृदय हरा जाता है ना, हृदय हारिणी या आदर्श रमणी। तो किशोरी लाल गोस्वामी कैसे याद कर सकते हैं? किशोरी या किशोर का हृदय हरा जाता है, मतलब कोई भी ऐसे याद कर सकते हैं आप, अगर आपको याद करना है तो। याद करने से मतलब है ऐसा आप दिल पर मत ले लीजिएगा ऐसे। झीनी झीनी बीनी चदरिया, तो झीनी झीनी बीनी चदरिया है अब्दुल्ला बिस्मिल्लाह की, बी है इसका आंसर। और भी देखें, बहुत महत्वपूर्ण मैं बता देता हूँ आपको। मुखड़ा क्या देखें? समरशेष, और क्या है इसका? बस ये दो ही महत्वपूर्ण हैं। झीनी झीनी बीनी चदरिया, मुखड़ा क्या देखें, और समरशेष बहुत महत्वपूर्ण है। अब्दुल बिस्मिल्लाह कृत झीनी झीनी बीनी चदरिया में किसका चित्रण है? अच्छा, तो बुनकरों के जीवन संघर्ष की बातें कही गई हैं इसमें। और कहाँ के बुनकर? बनारस के बुनकर थे वो। सन्यासी किसकी कृति है? जो सन्यासी है वो इलाचन जोशी की है कृति, सन्यासी। और भी इसके देखिए, इसमें महत्वपूर्ण बता देता हूँ। देखिए एक तो मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं, पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, निर्वासित, जहाज का पंछी, बहुत महत्वपूर्ण है। जहाज का पंछी मनोवैज्ञानिक उपन्यास है इनका, इनको याद कर लीजिए। पहला गिरमिटिया, पहला गिरमिटिया किसने लिखा है? गिरिराज किशोर ने। महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है, जीवनी परक उपन्यास है। देखिए गिरिराज किशोर। और भी है तीसरी सत्ता, चिड़ियाघर, और बता दूं आपको कौन सा है? असलाह, ढाई घर। देखिए चिड़ियाघर, ढाई घर, तीसरी सत्ता, असलाह, बस इतना याद कर लीजिए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। सच में बता रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है। पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर का है ना। देखिए गिरमिटिया गिरिराज किशोर ऐसे भी याद कर सकते हैं आप, या कैसे भी याद कर लीजिए, अपने हिसाब से याद करिए। बयां का घोंसला, तो जो बयां का घोंसला है वो लक्ष्मी नारायण लाल का है। देखिए इसको याद करने का तरीका बताऊं। जो घोंसले में ना, बयां के घोंसले में कौन रहते हैं? लाल। किसके लाल? चिड़िया के लाल, तो लक्ष्मी के लाल, ऐसा कह सकते हैं। लक्ष्मी चिड़िया का नाम रख लिया ना। मान लीजिए आप ऐसे याद कर सकते हैं ना कि आपने किसी चिड़िया का नाम लक्ष्मी रखा, तो उसके लाल रहते हैं कहाँ? घोंसले में, बयां के घोंसले में ना। या बयां का नाम ही आपने लक्ष्मी रख दिया, ऐसा भी कर सकते हैं आप। हमें याद करने से मतलब होता है, हमें कोई बताना जो क्या है किसी को, तो जिस तरीके से आपको याद हो सकता है रिलेट करके, तो आप उसे याद कर लीजिए। क्योंकि देखिए हाँ, धरती की आंखें भी इनका बहुत महत्वपूर्ण है, रूपा जीवा, मैं इसमें से बता देता हूँ महत्वपूर्ण। बड़ के भैया, और क्या है? और महत्वपूर्ण कौन है? रूपा जीवा। अरे भैया फिर से पूछ लिए, रूपा जीवा, लक्ष्मी नारायण लाल का है ना। लाल बयां का घोंसले में रहते हैं ना लाल। नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है? देखिए क्या पूछ लिया, भयंकर, बहुत भयंकर दमदार प्रश्न पूछ लिया भैया इन्होंने। कब तक पुकारूं, झूला नट, शैलून, सेवा सदन। सेवा सदन नहीं होगा ना, क्योंकि सेवा सदन है ना, वो है प्रेमचंद्र का उपन्यास, बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग देख सकते हैं इसको। उपन्यास के तत्वों में कौन सा नहीं है? देखिए उपन्यास के तत्वों में कौन सा नहीं है कह रहे हैं ना, तो कथावस्तु होती है, चरित्र चित्रण भी होता है, कथोपकथन भी होता है, रंग निर्देशन नहीं होता है। रंग निर्देशन होता है नाटकों में, जो रंगमंच में
हाँ देखिए, अगला है हमारा जीवनी आ गया है। तो आपको वीडियो कैसी लगी ये बताइएगा। और दूसरी बात कि क्या मैं रामचंद्र शुक्ल को शुरू कर सकता हूँ, उसकी भी पीडीएफ मेरे पास पड़ी हुई है। उसको भी 2 महीने में करीब ख़त्म कर देंगे। बहुत मज़ा आने वाला है आपको, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो थैंक यू सो मच।